टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से जुड़ेंगे। मुकेश साहब, आपका स्वागत हमारे शो में। और हमेशा की तरह मुझे पता चला है कि आप बहुत सारे रिसर्च करके लाए हैं उन सारी बातों को जिसके बारे में लोग बिल्कुल अनजान हैं। तो टैक्स बचाने के बहुत सारे टिप्स आपको मुकेश जी देने वाले हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज के शो में क्या है कुछ खास। डिविडेंड या बायबैक, टैक्स के लिहाज से कौन है ज्यादा फायदेमंद और इनमें कैसे बचाए जा सकते हैं टैक्स? अगर आपने नई टैक्स रेजिम चुन लिया है और आपके पास होम लोन है तो भी आप ब्याज पर उठा सकते हैं टैक्स छूट का फायदा। है ना चौंकाने वाली बात? बताएंगे शो में कि आखिर कैसे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अगर विरासत में मिली जमीन पर खेती से हुई आमदनी तो क्या इसे एचयूएफ का इनकम माना जाएगा? इन सारे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल वह है आपको शेयर बाजार में इन दिनों बायबैक का ट्रेंड चल रहा है। सिर्फ 26-27 की बात करें तो 2 महीने में ही 20 से ज्यादा कंपनियां करीब 25,000 करोड़ रुपए के बायबैक ऑफर लेकर आ चुकी हैं। बायबैक क्यों आया, कैसे आया, इससे हमारा लेना देना फिलहाल नहीं है, लेकिन हम ये बताएं कि बायबैक जो है, ये अचानक जो बायबैक इतना सारा आकर्षक क्यों हो गया है। बायबैक लेने वाले निवेशकों के लिए क्या टैक्स के कुछ फायदे हैं क्या? 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए टैक्स के नए नियमों ने निवेशकों के लिए बायबैक का पूरा गणित कैसे बदल दिया है? आखिर किसी निवेशक को अगर 10,000 रुपये डिविडेंड के रूप में मिले तो उतनी ही रकम बायबैक के मिले तो दोनों ही टैक्स का फर्क कितना हो सकता है? इन सारी चीज़ों में बातचीत करें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल मुकेश पटेल साहब, बायबैक की पूरी कहानी मैंने बताई, दर्शकों के लिए बड़ा यूजफुल था। तो मुझे मोटी भाषा में ये समझाइए कि बायबैक और डिविडेंड टैक्स पेयर्स के लिहाज से कौन सा बढ़िया है? 1 अप्रैल 2026 से हम बात करेंगे और ये बायबैक की जो बारिश हुई है जिसके बारे में आपने जिक्र किया, वो 2026 के बजट में जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान आया उसके कारण ये बायबैक टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आकर्षक हो चुके हैं। तो संक्षिप्त में मैं ये समझाऊं कि आगे क्या पोजीशन थी और अब क्या पोजीशन है। 31 मार्च 2025 तक अगर कंपनी बायबैक ऑफर करती थी और शेयर होल्डर को जो पैसा बायबैक के कंसीडरेशन में मिलता था वो पूरा अमाउंट डीम्ड डिविडेंड माना जाता था। तो लक्ष्मण जी, कोई टैक्स पेयर मान लीजिए टॉप ब्रैकेट में है तो उसको 30% का सीधा टैक्स लगता था, उसको उसमें कोई डिडक्शन भी नहीं मिलता था। और हालांकि इतनी ही एक प्रोविजन थी इसके साथ साथ कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, क्योंकि शेयर तो आपके रहे नहीं, तो वो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी उसको नोशनली वो आपको कैपिटल लॉस मान के उसको सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड के लिए आपको ये सुविधा दी जाती थी। बट दिस वाज अ वेरी क्लियर थिंग और इसके कारण बायबैक इतना अट्रैक्टिव भी नहीं रहा था। तो 1/4/2026 से जो नए प्रावधान आए और इसके कारण अब हुआ क्या, आपको ये कहा गया है कि बायबैक का जो कंसिडरेशन आपको मिलता है उस पर आपको कैपिटल गेन्स का टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, डिपेंडिंग ऑन आपने कितने समय तक होल्ड किया है। और एक दूसरी बहुत आकर्षक बात उन्होंने बताई है कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो अब आप ये जो टैक्सेबल कैपिटल गेन्स को डिटरमिन करने के लिए आप उसका डिडक्शन भी ले सकते हैं। तो एक तो ये डिडक्शन भी मिलेगा, आपका टैक्स का रेट भी कम हो जाएगा और इसको डिविडेंड माना नहीं जाएगा, इसलिए वो टॉप टैक्स ब्रैकेट में जो आप घुस जाते थे वो नहीं रहेगा। लक्ष्मण, इसमें एक थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि एक दर्शकों के सहूलियत के लिए कि एग्जाम्पल देकर अगर आप बता सकें कि अगर किसी शेयर धारक को किसी कंपनी से 10,000 रुपये डिविडेंड के तौर पर मिला हो और उतना ही 10,000 रुपये उसे बायबैक ऑफर में भाग लेने के जरिए मिला है, तो उसे टैक्स के लिहाज से कहां पे कितना लाभ हो सकता है? बिल्कुल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे आपने 10,000 डिविडेंड कहा और डिपेंडिंग ऑन द रेट
मैं ये एग्जांपल लेता हूं कि भाई 24 लाख से आपकी ज्यादा इनकम है, इसलिए आप 30% के ब्रैकेट में है, तो 10,000 के डिविडेंड पर आपको सीधा 30% टैक्स माना 3,000 रुपए का टैक्स लग जाएगा। अब कंपनी यही 10,000 अपने रिजर्व्स में से डिविडेंड देने के बजाय आपको बायबैक ऑफ शेयर्स के तौर से ऑफर करती है, तो आपको क्या फायदा मिलेगा? मान लीजिए कि ये 10,000 जो है आपने 100 शेयर लिए थे और वो 100 शेयर आपने लिए थे 100 रुपये की कीमत में आज से कुछ साल पहले। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को डिटरमिन करने के लिए 31 जनवरी 2018 की ग्रैंडफादरिंग के प्रोविजन के बारे में तो हमारे दर्शक सुविदित है। तो मान लीजिए इसी जो शेयर है इसकी प्राइस 31 जनवरी 2018 में उसकी प्राइस 400 रुपया थी। तो ये जो आपका एग्जाम्पल हमने लिया कि 100 रुपये का आपने 100 शेयर लिए थे तो 10,000 था। अब वो जो आपको बायबैक में मान लीजिए 10 शेयर दिए जाते हैं, तो 10 शेयर जो आपको मिलते हैं वो उसकी कीमत आपको 100 रुपये के बजाय आप 400 रुपया ले सकते हैं। तो 400 के हिसाब से आप लेंगे और आपको 4,000 तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। आपको मिलते हैं 10,000, तो आपको टैक्स कितने पर देना है लक्ष्मण जी? केवल 6,000 पर। कौन से रेट से? 12.5%। तो टैक्स की रकम कितनी हुई आपकी? 750 हुई। अगर ये डिविडेंड के तौर से आपको 10,000 मिलता था तो आपको 3,000 टैक्स भरता था। तो सीधा 25% का आपका टैक्स का रिडक्शन हो गया, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स ऑफ ईच केस। ये आपको ख्याल में रखना। एक चूंकि आपने इतना सारा टैक्स के डिडक्शन तो बता दिए, लेकिन टैक्स की जो देनदारी बनती है खासतौर से बायबैक स्कीम में जो लोग निवेशक हिस्सा लेते हैं, जो कैपिटल गेंस, तो इसमें उपाय क्या क्या है ताकि कैपिटल गेंस टैक्स बचाया जा सके? सबसे महत्वपूर्ण बात वही लोग जानना चाहेंगे संक्षिप्त में। बिल्कुल बिल्कुल, स्मार्टली सबसे पहले तो अगर ये लॉन्ग टर्म के गेन है आपके, तो आपको ध्यान है कि 1,25,000 तक तो लक्ष्मण जी आपको टैक्स भी नहीं लगेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर कोई एक निवेशक हेड ऑफ द फैमिली है, उसके पास शेयर्स है, तो बायबैक की स्कीम आने के पहले अगर अपने 4 फैमिली मेंबर्स है तो बाकी 3 फैमिली मेंबर्स जो सेक्शन 64 के दायरे में क्लबिंग में नहीं आते, उनको थोड़ा थोड़ा गिफ्ट करके हरेक को 1,25,000 का फायदा मिले, उस तरीके से हो सकता है। क्योंकि गिफ्ट करने के बाद मान लीजिए 2 दिन में ही वो बायबैक में आपके जो रिलेटिव है वो पार्टिसिपेट होते हैं, तो गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगेगा। पार्टिसिपेट होंगे तो उनका लॉन्ग टर्म जो आपका है वो गिना जाएगा, और साथ में 1,25,000 का टैक्स का जो एग्जम्पशन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का इक्विटी के, उसका भी फायदा मिलेगा जो पहले नहीं मिलता था आपको। तो ये सब फायदे मिलेंगे। और एक अंतिम बात, मान लीजिए किसी को घर बनाना है और उसको बायबैक में साल में तगड़ी रकम सब इकट्ठी करके मिलने वाली है, तो अपने घर के अंदर परचेज या कंस्ट्रक्शन में सेक्शन 54F के नियम अगर पालन होते हैं तो पूरी रकम उसमें लगा देते हैं, तो वो भी आपको फायदा मिलेगा। ये लाखों रुपए का भी एग्जम्पशन आप उसमें ले सकते हैं। बिल्कुल, आपने काफी महत्वपूर्ण बात बताई। खासतौर से ऐसे समय में जब ढेर सारे बायबैक और डिविडेंड के ऐलान होते रहते हैं तो निवेशक ढूंढते हैं रास्ता कि आखिर पैसे तो आगे, टैक्स कैसे बचाएं, टैक्स के लिहाज से कौन सा फायदामंद है। बिल्कुल काफी आसान भाषा में स्थिति पिक्चर बिल्कुल साफ कर दिया आपने। लेकिन इस बीच कई सारे फोन कॉल्स आ चुके हैं, तो हम लोग उन फोन कॉल्स को सुनना शुरू करते हैं और फिर उसका जवाब दीजिएगा। मुकेश पटेल साहब, पहला सवाल यहाँ पर आ रहा है आपको वडोदरा से। धीरज जी का फोन है। धीरज साहब नमस्कार। नमस्कार जी बताया जाए, मुकेश पटेल साहब आपकी आवाज को सीधा सुन रहे हैं और आप जो भी सवाल पूछेंगे सीधा वो आपको जवाब देंगे। ओके, अभी मेरी डॉक्टर डेंटिस्ट है, उसका मैं इनकम टैक्स रिटर्न ITR 3 अंडर सेक्शन 44 ADA फाइल करता हूँ। अब पहले कन्वेंशनल एक्सरे होता था, अभी डिजिटल एक्सरे आ गया है।
तो उसके लिए मेरी डॉटर ने आरवीजी सेंसर खरीदा है करीब 60,000 रुपये का। आरवीजी सेंसर, और वो आरवीजी सेंसर को एक्सरे में देखने के लिए लैपटॉप खरीदा है जो 50,000 का है। तो मुझे ये जानना है आरवीजी सेंसर और ये लैपटॉप का डेप्रिसिएशन रेट कौन सा कंसीडर करना चाहिए? डेप्रिसिएशन का रेट तो मैं बता सकता हूं, पर उसके पहले मुझे ये क्लैरिफाई करना जरूरी है कि आपके डॉटर 44ADA में उसका फायदा ले रहे हैं, माना उनकी टोटल ग्रॉस रिसीट्स 75 लाख से कम है और इसलिए वो 50% तक का भी अगर वो इनकम दिखाती है तो उनको अकाउंट्स, ऑडिट ये कुछ नहीं करना होता है। और इसका फायदा 44AD के नियम का आपको अगर लेना है तो जब 50% आप दिखाते हैं तो बाकी सब डिडक्शंस मिल चुके हैं, उस तरीके से आपको गिनती करनी पड़ती है। तो डेप्रिसिएशन अलग से नहीं मिलता। अदरवाइज डेप्रिसिएशन जो प्लांट एंड मशीनरी है रेगुलर, उसका रेट है 15%, और अगर कंप्यूटर्स वगैरह है तो उसका रेट है 40%। पर वो आपको कब मिलेगा? आप रेगुलर स्कीम में आप टैक्स ऑडिट का फायदा लेते हुए और अकाउंट्स रखते हुए अगर करते हैं तो ही। सो यू हैव टू चूज व्हाट यू वांट टू डू। गो फ्लैट 50%, नो सेपरेट डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन, या 50% दिखाते हैं तो आप ज्यादा क्लेम करना चाहते हैं तो ऑडिट करके ये डेप्रिसिएशन के रेट से आपको डिटरमाइन करना है इनकम। आई होप क्लियर है? का मोर देन 50% ही आता है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दिस एक्सपेंसेस। सो इसलिए मैंने जब पूछा था। फिर आपको लेना सेपरेटली नहीं मिलेगा। सेपरेटली आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। इट इज डीम्ड टू हैव बीन अलाउड। तो आप अपने मेंटली 50% तक की इनकम दिखाइए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कीप इन माइंड कि यू कैपिटलाइज ओनली द इनकम दैट यू आर शोइंग, नॉट अदरवाइज। ओके, ठीक है लक्ष्मण जी। धीरज साहब क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। इस बीच मुरादाबाद चलते हैं। मुकेश पटेल साहब, वहां से अजय कुमार अग्रवाल साहब फोन लाइन पर आ चुके हैं। अजय कुमार साहब नमस्कार। नमस्कार सर। बताया जाए कहाँ उलझन है? मुकेश जी सुलझाएंगे उलझन को, वादा किया इन्होंने। सर मेरी एक हाउस प्रॉपर्टी है, इसका पोजीशन मैंने 2019 में लिया था। मैं इस हाउस प्रॉपर्टी को अपने 2 बेटों को गिफ्ट करना चाहता हूँ 50-50 रेशियो में जी। गिफ्ट होने के बाद मेरे दोनों बेटे इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहेंगे, तो वो कृपया बताएं कि इस प्रॉपर्टी को वो कितने समय पश्चात बेच सकते हैं। इसके लिए क्या कोई समय सीमा निर्धारित है? वेल, आई हैव गुड न्यूज फॉर यू भैया। आप अगर आज गिफ्ट करते हैं अपने दोनों बेटों को, और आपके दोनों बेटे सब्जेक्ट टू कि आपने तो ये मैं मान लेता हूं ये 2 साल से ज्यादा ये होल्ड की है और आपकी एक डेफिनेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, तो आपके हाथ में तो ये लॉन्ग टर्म है। आप आज ये गिफ्ट करते हैं और कल आपके बेटे दोनों ये प्रॉपर्टीज बेचते हैं तो भी उनका एक्चुअल होल्डिंग पीरियड होगा 1 दिन का, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के तहत उसका होल्डिंग पीरियड आपके होल्डिंग पीरियड को जोड़ के माना जाएगा, ताकि उनके हाथ में लॉन्ग टर्म हो जाएगा। आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी, और उनको जो गेन होगा वो गेन में से वो अपना फ्लैट लेके सेक्शन 54F का फायदा लेते हुए, या तो सेक्शन 54 का फायदा जो भी हम गिनते हैं आपके केस में, वो लेते हुए उनको 0 टैक्स लगेगा। तो आपको इस आयोजन के लिए 24 घंटे से ज्यादा कुछ इंतजार नहीं करना है भैया। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद बताएं कि नई टैक्स रिजीम में भी होम लोन के ब्याज पर आप छूट का फायदा उठा सकते हैं टैक्स में। कैसे बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं।
सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, एक सवाल बड़ा मैं आपसे गूढ़ पूछना चाहता हूं कि आमतौर पे जब से ओल्ड और न्यू टैक्स रिजिम का मामला आया है ना, तो लोगों को लगता है होम लोन का तो कोई फ़ायदा मिल नहीं रहा है, तो होम लोन ना ही लें, या फिर होम लोन ले रखे हैं लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं तो फिर कोई फ़ायदा होने, बड़ा मायूस हो जाते हैं। क्योंकि जो हम लोग 80C वाला मामला देखते थे ओल्ड रिजिम में कि वहाँ पे ब्याज पे बड़ा फ़ायदा मिलता था अलग अलग सेक्शन के तहत, वो फ़ायदा तो यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम में मिला नहीं। लेकिन मुझे बताया गया है कि आपने कुछ खास रिसर्च किया है कि नहीं, यहाँ भी आप ब्याज पे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दो सवाल मैं तोड़ूंगा। पहला सवाल कि न्यू टैक्स रिजिम किसी ने ले रखा है और किसी ने होम लोन ले रखा है, तो उस पर जो ब्याज चुका रहा है उसका फायदा कहीं टैक्स बचाने में ले सकता है क्या? बिल्कुल लक्ष्मण जी, द आंसर इज YES यस। और मैं आपको बताऊं, अब टैक्स का फायदा आपको अनेक तरीके से मिल सकता है। एक तो इंटरेस्ट, पहले आप 2 लाख रुपया पुराने रेजिम में हर साल अपनी अदर इनकम के सामने सेट ऑफ करके लेते थे, वो एक बात थी। सेक्शन 24 में आपको मिलता था फायदा। अब वो फायदा नहीं मिलता है, पर उसकी डिटेल्स का ख्याल इसलिए रखिएगा कि जब कभी आप अपना घर बेचते हैं, समझिए आपने 1 करोड़ में घर लिया था और ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स आपने उस पर 40 लाख रुपए का ब्याज चुकाया है, और फिर आप ये घर बेच रहे हैं मान लीजिए 2.5 करोड़ में। तो सवाल ये होता है कि उस समय 2.5 करोड़ में से आपकी कॉस्ट तो 1 करोड़ है, तो आपको 1.5 करोड़ पर कैपिटल गेन लगेगा या और कुछ डिडक्शन मिलेगा। तो ये समय पर आपको ये ब्याज काम पर आएगा, क्योंकि ये ब्याज का आपने और कोई टैक्स के लिहाज से फायदा नहीं लिया है। तो कैपिटल गेन्स के प्रोविजन के तहत अगर आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ कोई भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, एसेट को बढ़ाने के लिए आपने कोई भी खर्च किया है, तो ये जो इंटरेस्ट है उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंप्रूवमेंट में ऐड होता है। तो इस केस में आपका 2.5 करोड़ में से 1 करोड़ वत्ता आपका 40 लाख, माना 1 करोड़ 40 लाख का डिडक्शन होगा, तो आपको टैक्स केवल 1 करोड़ 10 लाख पर भरना होगा। क्या बात? तो इनडायरेक्टली ये 40 लाख का जो ब्याज आपने भरा है वो हर साल तो नहीं, लेकिन जब आप बेचते हैं तब स्ट्रेट 12.5% से समझिए 5 लाख का तो सीधा आपको टैक्स का फायदा मिलेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात कहा आपने कि तत्काल हर साल ओल्ड टैक्स रिजिम की तरफ फायदा तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप बेचने जाएंगे तो जितना ब्याज चुकाया है उसके बराबर आप जो है टैक्स अपना छूट का फायदा उठा सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, ये मुझे भी अब तक ये नहीं पता था और मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी दर्शकों को, बहुत सारे दर्शकों को ये बात पता नहीं होगा, लेकिन आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे उठाया है। एक सवाल और, लेकिन ये जो फॉर्मूला बता रहे थे तो मुझे ध्यान में आया कि तब तो ओल्ड टैक्स रिजिम में भी ऐसा कर सकते हैं, जो हमें छूट मिली सेक्शन के तहत हर साल वो तो लेंगे, और मान लिया जब हमने ब्याज ज्यादा चुका दिया, छूट का फायदा कम उठाया, तो क्या हम बचे हुए ब्याज को भी हम इसी तरीके से फायदा उठा सकते हैं क्या? जरूर कर सकते हैं लक्ष्मण जी, यही प्रिंसिपल पर, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट इतना ही कहता है कि आप इंटरेस्ट का डबल डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। माना अगर आपने सेक्शन 24 में उसका फायदा 2-2 लाख का लिया है, अब आमतौर से 2 लाख की सीमा तो काफी कम थी। आज मान लीजिए आपने 50 लाख का भी घर के लिए लोन लिया था और 8% के हिसाब से आपने 4 लाख तो इजीली ब्याज भरा होगा, तो अब 4 लाख में से आपने डिडक्शन केवल 2 लाख का लिया है, तो बाकी का जो 2 लाख है और जितने साल आपने वो एक्स्ट्रा भरा है और पुराने से नए रेजिम में आ गए, घर वही रहा, तो ओल्ड एंड न्यू का कॉन्फ्लुएंस भी हुआ। तो इन शॉर्ट जो भी ब्याज का फायदा आपने डिडक्शन नहीं लिया है वो सब ओल्ड रेजिम हो या न्यू रेजिम हो, उसका आपको फायदा डिडक्शन पर कैपिटल गेन्स के लिए जरूर मिलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लक्ष्मण जी, आप हमारे दर्शकों को ध्यान में रखने के लिए। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसमें कुछ संक्षिप्त में बता सके, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह की जरूरत तो नहीं पड़ती इस पे अलग से?
बिल्कुल डॉक्यूमेंट रखना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज हाउ विल यू सपोर्ट द कॉस्ट। तो हम हमारे दर्शकों को ये कहेंगे कि ये बात में मायूस मत रहिए कि अब हमको ये डिडक्शन ही नहीं मिलने वाला है, क्या रिकॉर्ड रख के करेंगे। ये रिकॉर्ड आपको सोने की तरह काम में आएगा। जब आप बेचेंगे तब ये पूरा रिकॉर्ड आप, और आपके आईटीआर्स तो है ही, आप बता सकते हैं कि ये मैंने डिडक्शन नहीं लिया और कितना इंटरेस्ट पे किया है उसका डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड आपके पास है। तो दोनों को मिला के आप क्लेम कर सकते हैं और आपका क्लेम कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। इट इज जुडिशियली सेटल्ड। लक्ष्मण, चलिए, बहुत साफ कर दिया आपने। इसमें फटाफट 2 कॉल हैं हमारे पास, समय काफी कम है, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। मोहन दास जी मुंबई से हैं। मोहन दास जी, सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी यहाँ मुंबई में काम करती है एक मीडिया हाउस में। साथ ही उसका कुछ इंटरेस्ट रहता है, वो डिजाइनिंग करती है, तो अपना इसमें सोशल मीडिया में डाला था तो कई लोग उसको खरीद चुके हैं, तो उस वहां से भी आमदनी हुई है। लेकिन ये जो खरीदार है ये सब फॉरेन में है, उसको डॉलर में पैसे मिले थे, बट अभी वो पेपाल ऐप से वो उसके रुपीज में कन्वर्ट होकर उसके बैंक अकाउंट में है। ऐसे में अब टैक्स इनके ऊपर किस टाइप से लगेगा? बिल्कुल लक्ष्मण जी, संक्षिप्त में इनको हम ये बताएंगे कि फ्रीलांस की ऐसी बिजनेस इनकम है, उसको आप सेक्शन 44AD जो हमारे एक्ट के तहत प्रिजम्पटिव इनकम के जो नियम हैं उसके आधार से आप वो दिखा के यू कैन क्लेम द बेनिफिट ऑफ डिडक्शंस और उसके आधार से आप टैक्स पे कर सकते हैं। मिनिमम आपको 6 या 8% जो दिखाना है, हालांकि इस केस में तो आप ज्यादा भी बता सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये फायदा आप जरूर लीजिए। अगर 40 लाख के अंदर आपकी रिसीट्स होती है तो जीएसटी में भी आपको वो रिसीट्स पर सब्जेक्ट टू दी अदर प्रोविजंस यू हैव टू चेकअप, वो आपको छोटी इनकम के लिए कोई जीएसटी भी नहीं भरना होगा। तो लक्ष्मण जी, ये दोनों बातों को हम इनको एडवाइस देंगे। चलिए मोहन दास जी, खुश हो जाइए, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं रहा आप कोई? मोहन दास जी नहीं, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। पटना से आलोक रॉय साहब हमारे साथ जुड़ चुके, उनका भी सवाल फटाफट ले ही लेते हैं। आलोक जी, सवाल बताएं। हाँ, नमस्ते लक्ष्मण जी। मेरा सवाल है कि अगर मेरी एंसेस्टर एग्रीकल्चर लैंड है तो उसके इनकम को एचयूएफ में ट्रीट किया जा सकता है कि नहीं, और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होगी? अच्छा भैया, ऐसा है, एंसेस्ट्रल लैंड, अगर एंसेस्ट्रल आपके पिताजी या उनके पिताजी माना दादाजी के हाथ में भी एचयूएफ गिनी जाती थी तो वही कैरेक्टर एचयूएफ का चालू रहेगा। लेकिन ये ख्याल में रखिएगा, कई लोगों को ऐसा ध्यान होता है कि भाई फादर से मिला इसलिए ऑटोमेटिक एचयूएफ हो गया, ये जरूरी नहीं है। इट विल स्टिल बिकम योर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। हालांकि आपके केस में एचयूएफ की गिनी जाए या इंडिविजुअल की, दोनों केस में एग्रीकल्चर इनकम है, इसलिए टैक्स का एग्जम्पशन मिलेगा। इसको एचयूएफ गिना जाए या इंडिविजुअल गिना जाए, वो उसके स्टेटस पर आधार रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन पर आधार रहेगा। चलिए, उम्मीद करता हूं आलोक जी आपका कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो गया होगा। फिलहाल शो का समय यहीं पे खत्म हो रहा है। मुकेश पटेल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।